आज से करीब 1300 साल पहले की बात है। दुनिया की सबसे खतरनाक सेना जिसने रोम को झुका दिया, जिसने पर्शिया को मिटा दिया, जिसने स्पेन को जीत लिया, वो अब भारत की तरफ बढ़ रही थी। उस समय पूरे भारत में कोई एक ऐसा राजा नहीं दिख रहा था जो कि सेना के खिलाफ खड़ा हो सके। ऐसा लग रहा था कि अब शायद भारत नहीं बच सकता। लेकिन तभी इतिहास में एक ऐसा नाम सामने आया जिसे आज शायद ही कोई जानता होगा। नाम था नागभट्ट प्रथम। उज्जैन की धरती से उभरा एक ऐसा शासक जिसका नाम आज शायद ही स्कूलों की किताबों में मिलता है। लेकिन अगर उस आदमी ने एक फैसला ना लिया होता तो शायद भारत का इतिहास आज बिल्कुल अलग होता। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जानते हैं क्या है? कुछ इतिहासकारों ने इस राजा के योगदान को बताने की बजाय ये साबित करने की कोशिश की कि ये कोई भारतीय राजा था ही नहीं। ये भारत के बाहर से आए विदेशी थे जिन्होंने भारत को बचाया, क्योंकि भारत के लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे। तो आज की कहानी उसी राजा नागभट्ट प्रथम की होगी जिसने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसकी वजह से न केवल भारत पर मुसलमानों के हमले को रोका गया, बल्कि उनकी सेना की वो हालत कर दी गई कि मुस्लिम फौज के पास कोई छुपने की जगह ही नहीं बची। हालत ऐसी हो गई कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें एक नया सुरक्षित नगर बसाना पड़ा जिसका नाम रखा गया अल महफूजा। सोचिए, जिस एम्पायर ने तीन महाद्वीपों पर विजय प्राप्त की, उसे भारत में अपनी रक्षा के लिए किला बनवाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या कहानी है नागभट्ट की और क्यों उसकी आइडेंटिटी को छुपाने की कोशिश की गई? क्यों उसके बारे में हमारे इतिहास की किताबों में बहुत कम पढ़ाया जाता है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये बात है 8वीं सदी की। उस समय भारत की हालत भी कुछ खास नहीं थी। कोई एक बड़ा सम्राट नहीं था। देश दर्जनों बड़े छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपनी सीमा बचाने में लगा हुआ था। बाहर से देखने वाले को यही लगता कि भारत अब ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं। उसी समय दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी उम्मय्यद खिलाफत। उनका एम्पायर इतना बड़ा था कि पश्चिम में स्पेन के अटलांटिक कोस्ट से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। कुछ ही दशकों में इस एम्पायर ने पर्शिया जैसे हजारों साल पुराने एम्पायर को मिटा दिया। इन्होंने रोमनों को बार बार घुटनों पर झुकाया। स्पेन से लेकर सिंध तक ये लगातार इनकी जीत चली आ रही थी। जहाँ भी इनकी सेना पहुँची वहाँ के नक्शे बदल गए, सभ्यताएं बदल गई, राजवंश बदल गए। और अब इस सेना की अगली मंजिल था भारत। ठीक इसी टाइम पर अरबों की सेना से लड़ने के लिए नागभट्ट प्रथम ने एक ऐसा संगठन बनाया जो कि आज के नाटो देशों के संगठन से भी ज़्यादा कारगर साबित हुआ। और इस संगठन ने अरब सेना को हराकर वापस भेज दिया। तो आज की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, ये उस लड़ाई की भी कहानी है जिसने भारत के फ्यूचर को तय किया। तो आइए चलते हैं 8वीं सदी में। 8वीं शताब्दी में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी उम्मय्यद खिलाफत। उनका एम्पायर इतना बड़ा था कि पश्चिम में स्पेन के अटलांटिक कोस्ट से लेकर पूर्व में सिंधु नदी तक फैला हुआ था। इतिहासकार गेस करते हैं कि उस समय दुनिया के लगभग 1/3 आबादी किसी न किसी तरीके से उनके शासन के कंट्रोल में आती थी। इनकी सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, नई नई ज़मीनों को जीत रही थी और हर जीत के साथ उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन हिस्ट्री का एक रूल है, कई बार सबसे ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य अंदर से सबसे कमज़ोर होने लगते हैं। उम्मय्यद खिलाफत के साथ भी यही हो रहा था। उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार होने वाले एक्सपेंशन पर डिपेंडेंट था। हर एक नई जीत का मतलब था नया रेवेन्यू, नया टैक्स सिस्टम, नई संपत्ति और युद्ध की लूट। इसी पैसे से उनकी इतनी बड़ी सेना को सैलरी मिलती थी, उनके बॉर्डर सेफ रहते थे और उनका एम्पायर चलता था। लेकिन उम्मय्यद खिलाफत के लिए वेस्ट में आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। उधर फ्रैंक्स, जो कि आगे चलकर फ्रांस बना, उसने इनका विरोध करना शुरू कर दिया था। उत्तर में रोम की तरफ बीजेंटाइन एम्पायर ने भी उनकी रफ्तार धीमी कर दी थी। तो उम्मय्यद खिलाफत की जो जीत का सिलसिला था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। सेना में गुटबाजी बढ़ रही थी। नॉर्थ में कैस और साउथ में यमन कबीलों का कंपटीशन सेना तक पहुंच चुका था। सैनिकों को सैलरी मिलनी मुश्किल हो रही थी। ऐसे में खलीफा हिशाम इब्न अद मलिक, इनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, जो कि सेना के गवर्नर थे। सवाल यह था कि अब अगली बड़ी विजय कहाँ से आएगी? जवाब था भारत।
साल 647 ईस्वी में उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। इस मृत्यु का असर ठीक वैसे ही हुआ जैसे मौर्य एम्पायर के पतन से हुआ था। भारत में एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर खत्म हो गया और नॉर्थ इंडिया धीरे धीरे कई छोटे छोटे सामंती या रीजनल राज्यों में बिखर गया। कॉलोनियल दौर के ब्रिटिश इतिहासकारों ने और कई मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस पूरे कालखंड को भारत का अंधकार युग या डार्क एज घोषित कर दिया। उनका लॉजिक था कि भारत आपस में लड़ रहा था और बाहरी आक्रमण का सामना करने के लायक ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, भारत दुनिया की किसी और देश की तरह केवल एक और राज्य नहीं था। भारत उस समय दुनिया की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक भी था। यहाँ के बंदरगाह अरब, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक ट्रेड करते थे। गुजरात और वेस्टर्न कोस्ट से मसाले, कपड़ा, हाथी दांत, कीमती पत्थर और मेटल्स दूर दूर तक जाते थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बताते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भले ही पॉलिटिकल यूनिटी टूट गई थी, लेकिन ट्रेड नहीं टूटा था। आज भी इतिहासकारों को इस टाइम पीरियड के चांदी के गधैया पैसे बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। ये बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लगातार जारी थी। यानी पॉलिटिकल रूप से भारत कई राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन आर्थिक रूप से वो अब भी बहुत समृद्ध था। और यही समृद्धि उम्मय्यद साम्राज्य के लिए एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन फोर्स बन गई। उम्मयदों को अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को बचाना था और इसके लिए उनको भारत की संपत्ति चाहिए थी। 707 ईस्वी में देवल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरों ने श्रीलंका से इराक जा रहे जहाज़ों को लूट लिया और ये लूट उम्मयदों के लिए भारत पर अटैक करने का बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक बहाना बन गई। इराक के गवर्नर अल हिजाज ने सिंध के राजा दाहिर से हर्जाना मांगा इस लूट के लिए, लेकिन दाहिर ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन लुटेरों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इसके बाद 711 और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी और घेराबंदी की मॉडर्न युद्ध मशीनों के साथ सिंध पर हमला किया। राजा दाहिर इस युद्ध में मारे गए और सिंध उमैय्यद शासन का एक प्रांत बन गया। इस कहानी को मैंने इस वीडियो में बताया है, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिंध पर कब्जा अंत नहीं बल्कि भारत के अंदर घुसने की शुरुआत थी। 723 ईस्वी में सिंध का नया गवर्नर जुनैद इब्न अद अल रहमान नियुक्त हुआ। इसका मकसद केवल छापेमारी नहीं बल्कि राजस्थान, मालवा और गुजरात पर परमानेंट कंट्रोल इस्टेब्लिश करना था। उसने अपनी आर्मी को कई मोर्चों पर बांटा। भीनमाल, मारवाड़, उज्जैन, भड़ौच और बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों पर इन लोगों ने तेजी से कब्जा किया। अरबों की हल्की और बहुत ही तेज घुड़सवार सेना ने कई छोटे छोटे राज्यों को क्राइसिस में डाल दिया और कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि सिंध के बाद नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा भी उम्मय्यद विस्तार के कंट्रोल में जा सकता है। इन हमलों की स्पीड इतनी तेज थी कि भारत के छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य संभल ही नहीं पाए। एक के बाद एक कई राज्य इस आंधी में ताश के पत्तों की तरह उड़ते हुए चले गए। जंग के मैदान में अरब सेनाओं की सबसे बड़ी ताकत उनका हल्का घुड़सवार दल था। उनके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन अरबी घोड़े थे और उनके सैनिक बहुत हल्का कवच पहनते थे। इसी स्पीड के दम पर उन्होंने रोमन और भारी भरकम फारसी साम्राज्यों को धराशाही किया था। वो आंधी की तरह मैदान में आते, कत्लेआम मचाते और इससे पहले कि दुश्मन की भारी सेना उन पर पलटवार करे, वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाते। ऐसा लगता था कि भारत के बड़े बड़े मैदानी इलाकों में उनकी ये स्ट्रेटजी पूरी तरह से कामयाब हो रही है। तनाव अपने पीक पर था और उज्जैन जैसे बहुत बड़े बड़े शहर पतन की कगार पर थे। भारत का इस्लामीकरण अब बस कुछ ही महीनों की बात लग रही थी। लेकिन तभी एक चेंज आया। अवंती यानी आज के उज्जैन में एक नई ताकत का उदय होता है। इसी टाइम पीरियड में ये ताकत आती है नागभट्ट प्रथम से, जिन्होंने भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। नागभट्ट कोई जादुई नायक नहीं थे बल्कि वो काफ़ी रियलिस्ट जियो स्ट्रैटेजिस्ट थे। नागभट्ट शायद इस हालत की सीरियसनेस को समझ चुके थे। उनको लग रहा था कि अकेले लड़ना शायद सुसाइड जैसा होगा। उनको ये भी समझ आ चुका था कि अगर उनको अपने एरिया को बचाना है तो पहले सबको एक साथ खड़ा करना होगा। और यहीं से शुरू होती है दोस्तों नागभट्ट प्रथम की असली कहानी। नागभट्ट प्रथम ने अपनी पर्सनल पॉलिटिकल गेन और घमंड को किनारे रखा और एक डिप्लोमेटिक चाल चली। उन्होंने उन राजाओं की ओर हाथ बढ़ाया जो कल तक एक दूसरे के कॉम्पिटिटर या दुश्मन हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ के शुरुआती राजा बप्पा रावल से कांटेक्ट किया। बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता है। वो राजपुताना ताकत के प्रतीक थे।
728 ईस्वी के आसपास उन्होंने मौर्य शासकों से चित्तौड़गढ़ के अजय दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने साउथ में नवसारी के शासक अवनिजानाश्रय पुलकेशिन को भी अपने साथ मिलाया। पुलकेशिन बादामी के चालुक्य एम्पायर के बहुत ही ताकतवर राजा थे। इन्होंने भी आगे बढ़कर समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सौराष्ट्र के सैंधव राजवंश के राजा अग्गुक प्रथम को इस रणनीति का हिस्सा बनाया। इस तरह से एक गुट खड़ा हुआ जो कि बहुत ही पावरफुल था। हालांकि आपको यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये कोई आज के नेटो जैसा फॉर्मल या कागजी ग्रुप नहीं था। नागभट्ट प्रथम, अवनिजनाश्रय पुलकेशिन और बप्पल रावल ये किसी एक वॉर रूम में बैठकर कोई डिप्लोमेटिक प्लान नहीं बना रहे थे। ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड लेकिन साझा प्रतिरोध था। जब अरबों की आंधी आई तो इन सभी राजाओं ने अपने अपने बॉर्डर्स पर एक ही टाइम पर एक शेयर्ड दुश्मन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनका ये एक साथ खड़ा होना ही इतिहास का एक अघोषित महागठबंधन बन गया। भारत में ऐसा कोई ग्रुप खड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई संगठन बन जाएगा, इसको शायद अरब कमांडरों ने अपने सपने में भी इमेजिन नहीं किया होगा। हालांकि इस महागठबंधन के बनने के बाद भी युद्ध जीतना इतना आसान नहीं था। अरबों की आर्मी संख्या और स्पीड में बहुत आगे थी। नागभट्ट प्रथम जानते थे कि अगर उन्होंने मैदान में आमने सामने की लड़ाई लड़ी तो अरबों के तेज घोड़े उनकी भारी सेना को काट डालेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जंग के मैदान को अपनी शर्तों पर तय किया। उन्होंने एक शानदार जियो स्ट्रेटजी फॉलो की। अपनी सेनाओं को इन्होंने धीरे धीरे पीछे लिया, राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं और मरुस्थलीय घाटियों की तरफ खींच लिया। इस टाइम तक अरब सेना का कमांडर बदल चुका था। जुनैद की जगह तमीम इब्न जैद अल उतबी ले चुका था। जुनैद के लगातार अभियानों के चलते तमीम के समय में अरबों का खजाना खाली होने लगा था। उसे अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी और क्विक जीत चाहिए थी, यानी बहुत तेज़ी से जीतना था। जीत के इसी अंधे लालच में तमीम की बहुत बड़ी सेना नागभट्ट प्रथम का पीछा करते हुए अरावली की सकरी घाटियों में घुसती चली गई। लेकिन इस सेना को नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। अरावली के उन सकरे दर्रों और रेतीले रास्तों में अरबी घोड़ों की रफ्तार और फुर्ती लगभग ज़ीरो हो गई। अनजान रास्ते में वो तेज़ नहीं दौड़ सकते थे। कुल मिलाकर अरबों की सबसे बड़ी ताकत अब उनके साथ थी ही नहीं। इसी बीच नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल की संयुक्त सेनाओं ने अपना सबसे घातक और अचूक हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिया। इसी हथियार की कहानी सुनकर एक दौर में सिकंदर की सेना भी आगे बढ़ने से मना कर चुकी थी। आप समझ गए होंगे, ये हथियार थे भारत के बख्तरबंद युद्ध हाथी। जब सैकड़ों की संख्या में लोहे के कवच पहने चिंघाड़ते हुए विशाल हाथियों की एक दीवार अरब सेना की तरफ बढ़ी तो घोड़ों में भयानक दहशत फैल गई। वो बेकाबू होकर अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। इसके साथ ही अरावली की पहाड़ियों के ऊपर से भारतीय पैदल सेना और राजपूत लड़ाकों ने तीरंदाजी शुरू कर दी। नागभट्ट ने अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया और अरबों को तीन तरफ से एक सामरिक घेराबंदी में फंसा लिया। देखा जाए अगर इस पूरे सीन को तो ये किसी जंग से ज़्यादा एक तरफा संहार लग रहा था। 738 ईस्वी के इस राजस्थान के महासंग्राम में तमीम की बहुत बड़ी सेना को पूरी तरह से कुचल दिया गया। इस ऐतिहासिक विजय का सबसे बड़ा और डायरेक्ट प्रमाण 876 ईस्वी की ग्वालियर प्रशस्ति में मिलता है। सम्राट मिहिर भोज द्वारा संस्कृत में लिखवाए गए इस शिलालेख का श्लोक नंबर 4 चीख चीख कर नागभट्ट प्रथम के शौर्य की गवाही देता है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, म्लेच्छ राजस्य सेनाम दुस्तर वारण वाहिनीम शमयामास। इसका सीधा अर्थ है कि उस नागभट्ट ने शक्तिशाली म्लेच्छ राजा की उस विशाल सेना को हमेशा के लिए शांत कर दिया, जो अजेय हाथियों की तरह भारी और विनाशकारी थी। इस शिलालेख में नागभट्ट को भगवान नारायण के अवतार के रूप में महिमा मंडित किया है, जिन्होंने एक गहरे संकट के समय पूरे विश्व को विनाश से बचाया था। खैर, इस हार के बाद संघार से बचकर जो सैनिक दक्षिण की तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, उनका इंतजार नवसारी के शासक अवनिजनाश्रय पुलकेशिन कर रहे थे। 738-39 ईस्वी में दक्षिण गुजरात में लड़े गए नवसारी के युद्ध में चालुक्य सेना ने अरबों को भयानक मात दी। कलचुरी संवत 490 का नवसारी ताम्रपत्र इस बात का गवाह है कि कैसे पुलकेशिन ने ताजिक यानी अरब सेना को नष्ट कर पृथ्वी के लोगों का आश्रय होने की उपाधि प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ समुद्री मोर्चे पर सौराष्ट्र के घुमली से शासन करने वाले सैंधव राजवंश के राजा अग्गुक प्रथम ने 759 और 776 ईस्वी में उम्मय्यद नौसेना के बचे खुचे बेड़े को समुद्र की गहराइयों में दफन कर दिया।
यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दक्षिणी मोर्चे पर सिर्फ चालुक्य राजा पुलकेशिन अकेले नहीं थे। उनके सामंत और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग ने भी इस जंग में अरबों को खदेड़ने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। दंती दुर्ग की इस लड़ाई में शामिल होना इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इसी जीत के बाद राष्ट्रकूटों का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि उन्होंने आगे चलकर चालुक्यों से अपनी सत्ता को हटा लिया और अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य खड़ा किया। बाद में नागभट्ट के वंशजों प्रतिहार का ही ये लोग सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भी बने। इस हार का असर इतना खौफनाक था कि जिस सेना के बारे में कहा जाता था कि वो कभी हारती नहीं, वो अपनी जान बचाकर सिंध की तरफ भागी। अरब इतिहासकार अल बालाधुरी की किताब फुतू अल बलदान से पता चलता है कि जुनैद के अभियानों के बाद अरबों का ज़्यादातर हिस्सा हाथ से निकल गया और बाद के गवर्नरों के समय उनका जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो लिमिटेड रह गया। राजस्थानी परंपरा में माना जाता है कि बप्पा रावल के लीडरशिप में राजपूती लड़ाकों ने उनका पीछा केवल राजस्थान की सीमाओं तक नहीं किया। कई सबूत बताते हैं कि उन्होंने अरबों को खदेड़ते हुए आज के पाकिस्तान और ईरान की सीमा, जिसे मकरान कहा जाता है, वहां तक उनका पीछा किया। हालांकि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिलते, लेकिन राजस्थान की लोक परंपराओं में यह कहानी रची बसी हुई है। इन गाथाओं से यह साफ पता चलता है कि अरबों के मन में भारतीयों के पलटवार का कितना भयानक खौफ बैठ चुका था। ये भारतीय इतिहास के कुछ सबसे दुर्लभ पलों में से एक है, जब भारतीय सेनाओं ने आक्रामक होकर दुश्मन को उसके घर तक खदेड़ा। अरब सेनाओं की लगातार नाकामी के बाद उम्मयद खिलाफत की विस्तारवादी नीति को गहरा झटका लगा। जुनैद के बाद सिंध का गवर्नर बने तमीम इब्न जैद के शासनकाल में अरबों का प्रभाव और भी कमज़ोर पड़ गया। उसके द्वारा जीते गए ज़्यादातर एरिया हाथ से निकल गए। इसके बाद खिलाफत ने अल हकम इब्न अवाना को सिंध भेजा, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था इन नए क्षेत्रों को जीतना नहीं, बल्कि अपने जीते गए सिंध को हाथ से ना जाने देना। अल बालाधुरी अल बुल्दान में लिखते हैं कि भारतीय ताकतों के बढ़ते दबाव के चलते मुसलमानों को अपनी सेफ्टी के लिए सिंधु नदी के ईस्टर्न हिस्से में अल महफूजा नाम का एक मिलिट्री सिटी बसाना पड़ा। बाद में अल मंसूरा को भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सेंटर के रूप में डेवलप किया गया। ये केवल नए शहरों को इस्टेब्लिश करने का प्रोसेस नहीं था, बल्कि उम्मयद पॉलिटिक्स में आए एक बहुत बड़े चेंज का संकेत भी था। कुछ ही सालों पहले जो खिलाफत सिंध से आगे राजस्थान, गुजरात और मालवा तक अपना एम्पायर फैलाने का सपना देख रही थी, अब उसका ध्यान नए नए विजय अभियानों पर नहीं था, बल्कि अपने ही क्षेत्रों की रक्षा और सिंध में शासन वो बनाए रखने पर केंद्रित हो गया था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उम्मयद एक्सपेंशन का दौर यहीं से प्रभावी रूप से थमने लगा था। इस जंग का एक बहुत बड़ा असर सिर्फ भारत तक नहीं रहा, इसने एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा किया। क्या था ये बटरफ्लाई इफेक्ट? भारत, फ्रांस और बाइजेंटाइन मोर्चों पर इनको एक साथ हार मिली। इसके चलते उम्मयद खिलाफत की इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा गई। लूट का माल आना बंद हो गया तो सैनिकों को सैलरी नहीं मिली तो सेना में भयानक तरीके का असंतोष और विद्रोह फैल गया। इसी आर्थिक और मिलिट्री में खोखलेपन का फायदा उठाया 750 ईस्वी में, और यहाँ पर होती है अब्बासिद क्रांति। इसी क्रांति ने उम्मयद राजवंश को हमेशा के लिए सत्ता से उखाड़ फेंका और मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल गई। नए अब्बासिद शासकों ने बाद में भारत पर मिलिट्री हमले करने की बजाय भारत के साथ ट्रेड और नॉलेज को शेयर करने पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। अब सोच कर देखिए, अगर 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम और उनके सहयोगी ये महासंग्राम हार जाते तो क्या होता? दांव पर केवल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं था, दांव पर भारत का पूरा अस्तित्व था। अगर वो दीवार टूट जाती तो नॉर्थ इंडिया का कल्चरल, रिलीजियस और शायद डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर उसी तरह बदल जाता जैसा प्राचीन ईरान, सीरिया या इजिप्ट का हुआ था। हालांकि इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नागभट्ट प्रथम ने भारत को एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जिसने अगले लगभग 300 सालों तक, यानी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के आने तक, किसी भी विदेशी आक्रांता को भारत के मेन लैंड पर कब्जा करने से रोके रखा। इसी सुरक्षा कवच और राजनीतिक स्थिरता के भीतर भारत का गोल्डन टाइम भी पनपा। मारू गुर्जर वास्तुकला, खजुराहो के भव्य मंदिर और ओसियां के शानदार सूर्य मंदिर और जैन मंदिर इसी शांति और सुरक्षा का सीधा रिजल्ट है। हालांकि यहाँ पर इतिहास के एक बहुत बड़े विवाद और उसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जब नागभट्ट प्रथम और उनके इस महागठबंधन ने इतिहास की धारा को मोड़ा तो बाद के कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों और वेस्टर्न इतिहासकारों को ये हजम नहीं हुआ। उन्होंने एक झूठी विदेशी उत्पत्ति की थ्योरी गढ़ दी।
AMT जैक्सन और विंसेंट स्मिथ जैसे इंटेलेक्चुअल्स ने ये लिखना शुरू कर दिया कि गुर्जर प्रतिहार असल में श्वेत हूण या सेंट्रल एशिया के खजार कबीले के लोग थे जो भारत आए और हिंदू समाज में मिल गए। यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल खेल था ताकि ये साबित किया जा सके कि भारत के लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे और उन्हें बचाने वाले भी असल में विदेशी ही थे। लेकिन मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस और कई सारी एकेडमिक रिसर्च ने इस कॉलोनियल झूठ को पूरी तरह से बेनकाब किया है। CV वैद्य, RC मजूमदार और शांता रानी शर्मा जैसे कई इंटेलेक्चुअल्स ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर साबित किया कि गुर्जर शब्द किसी विदेशी जाति का नहीं बल्कि एक ज्योग्राफिकल एरिया का नाम था। यह आज के राजस्थान और गुजरात का हिस्सा था जिसे गुर्जर देश कहा जाता था। 795 ईस्वी का गल्लाक शिलालेख इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। यही नहीं, प्रतिहारों ने खुद किसी मध्य एशियाई कबीले का नहीं बल्कि महाकाव्य रामायण के नायक भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज घोषित किया। जिस तरह लक्ष्मण भगवान राम के प्रतिहार यानी द्वारपाल या रक्षक थे, उसी तरह इस राजवंश ने भारत माता के द्वारपाल की भूमिका निभाई। ये पूरी तरह से भारत की अपनी माटी से उपजा हुआ एक स्वदेशी प्रतिरोध था। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो नागभट्ट ने अपने राजवंश के नाम प्रतिहार को सही मायनों में यथार्थ सिद्ध किया। वो भारत माता के एक ऐसे द्वारपाल साबित हुए जिन्होंने अपनी माटी और अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को दुनिया की सबसे बड़ी आंधी से बचा लिया। अब दोस्तों बात यह है कि आप नागभट्ट की कहानी ये जानते थे या नहीं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक बात और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि उस टाइम पीरियड में जैसे मैंने बोला कि भारत भारत भारत, उस टाइम पर इस तरह का कोई अखिल भारतीय स्वरूप नहीं था जैसा कि हम आज भारत को देखते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि उन्होंने भारत को बचा लिया तो कहने का मतलब ये है कि आज का जो मेन लैंड है हमारे देश का, वो बहुत बड़े टाइम पीरियड तक बचा रह गया। 7th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी, यहाँ तक कि 1191 1192 तक ये चीज़ जो रुकी रही, ये इन सभी राजाओं की देन थी। चाहे वो नागभट्ट प्रथम हो या फिर प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश हो, इनकी बदौलत जो अरब आक्रमणकारी थे वो भारत में आने से बचे रहे। बाद में भी जो 1191-92 में लोग आते हैं वो अरब आक्रमणकारी नहीं थे। तो इस तरह से नागभट्ट प्रथम का बहुत बड़ा रोल रहा है भारत के कई बड़े बड़े कल्चरल सेंटर्स को बचाए रखने में, जो कि अगले 400 साल तक बचे रहे। अब आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।